हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में बात करेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि किसी भी सेल का जब हमने पोटेंशियल निकालना होता है, जिसे हम सेल पोटेंशियल कहते हैं, दैट इज इक्वल टू द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड। मींस किसी भी सेल का अगर हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है वो हम कैसे निकाल सकते हैं। अगर हम दो इलेक्ट्रोड जो हमें दिए हुए हैं, एक एनोड और एन कैथोड, उन दोनों के पोटेंशियल का अगर हम डिफरेंस लेते हैं, मींस ई कैथोड एंड ई एनोड, इन दोनों का अगर हम डिफरेंस लेंगे तो हमारे पास ई सेल आ जाएगा। ठीक है, कि किसी भी सेल का पोटेंशियल हमें पता चल जाएगा, जिसे हम सेल पोटेंशियल कहते हैं, या हमने ईएमएफ बोला था उसे। बट बात आती है कि जो हमारे पास एनोड है या कैथोड है, ठीक है, जहां पे ऑक्सीडेशन हो रही है या रिडक्शन हो रही है, उनका पोटेंशियल हमें कैसे पता चलेगा। ठीक है, क्योंकि जो सेल पोटेंशियल है वो हम दोनों के पोटेंशियल को डिफरेंस लेके कैलकुलेट करते हैं। बट अगर हमें उन दोनों का पोटेंशियल पता करना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी इंडिविजुअल सेल जो है, एनोड जो है वो अकेला काम नहीं करता है और जो कैथोड है वो भी अकेला काम नहीं करता है। ठीक है, जब दोनों कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे के साथ, सर्किट कंप्लीट होता है, तभी एक जगह से इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं और दूसरी जगह पे इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं। मींस एक जगह पे ऑक्सीडेशन होती है और दूसरी क्या होती है, रिडक्शन होती है। मैंने स्टार्टिंग में भी बात की थी कि जो रिडॉक्स रिएक्शंस होती हैं, दे आर टेकिंग प्लेस साइमल्टेनियसली। मींस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। कभी भी किसी एक इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन नहीं होगी अनटिल अनलेस वो किसी दूसरे इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्टेड नहीं होगा। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन फ्लो कैसे करेंगे, अगर दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस है। अगर दोनों का पोटेंशियल सेम है तो वहां पे इलेक्ट्रॉन जो है ना तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ना ही दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा। ठीक है, तो बात आती है कि किसी भी एक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। उसे कैलकुलेट करने के लिए हमें एक चाहिए होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं स्टैंडर्ड रेफरेंस इलेक्ट्रोड। ओके, तो हमने यहाँ पे एक स्टैंडर्ड रेफरेंस इलेक्ट्रोड जो यूज किया हुआ है, जिसके बेस पे हम सभी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं, वो हमने लिया हुआ है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, दैट इज नोन एज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसे हम SHE या सिंपली शी के नाम से भी बुलाते हैं। ठीक है, इस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम कई बार नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी कहते हैं, दैट इज NHE। ओके, या SHE या फिर NHE। अब ये होता क्या है, इसके बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता क्या है। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कुछ नहीं है, एक हमारे पास सॉल्यूशन है एसिड का, 1 मोलर हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन है। ठीक है, इसके अंदर हमने एक ग्लास ट्यूब में हमने एक प्लैटिनम वायर फिक्स की होती है, जिसके नीचे हमने एक प्लैटिनम फॉयल लगाया होता है। छोटा सा एक हमने मेटल का प्लैटिनम का पीस लगाया होता है, जिसे हम बोलते हैं प्लैटिनम फॉयल, और इसके ऊपर हमने प्लैटिनम की कोटिंग की होती है। ठीक है, प्लैटिनम की कोटिंग की होती है, और इस ग्लास रॉड को हमने, जिसके अंदर प्लैटिनम वायर है, उसको हम एक फर्दर ग्लास ट्यूब में फिक्स कर देते हैं। ठीक है, उसे हम एक ग्लास ट्यूब में फिक्स कर देते हैं सो दैट कि ये प्रोटेक्टेड रहे, ये क्या रहे, प्रोटेक्टेड रहे। और वो ग्लास ट्यूब कुछ इस तरीके की होती है, जिसमें हम क्या करते हैं, इस तरीके का इसको हम फिक्स कर देते हैं। हमारे पास नीचे क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन, 1 मोलर हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन। अब यहाँ पे हमने कंसंट्रेशन जो है वो स्टैंडर्डाइज कर दी है कि 1 मोलर हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन लेना है। ओके, और यहां से हम कॉन्स्टेंटली जो है 1 बार प्रेशर पे या 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हाइड्रोजन गैस को है बबल अप करते हैं। ठीक है, और ये जो वायर है ये इसके बाहर होती है। ओके, सो क्या हो रहा है यहाँ पे, कॉन्स्टेंटली हम क्या कर रहे हैं, 1 बार प्रेशर पे या 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हाइड्रोजन गैस को इस ट्यूब के अंदर डाल रहे हैं। वो जाके क्या करेगी, इस HCl सॉल्यूशन में बबल बनाएंगे। ठीक है, मींस इसके अंदर मिक्स होगी जाके, और नीचे हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, 1 मोलर HCl सॉल्यूशन। अब 1 मोलर HCl सॉल्यूशन में क्या है हमारे पास, H पॉजिटिव आयंस। ठीक है, तो ये हमारे पास जो इलेक्ट्रोड बन के आता है, दैट इज नोन एज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। वो क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे एक तो जो गैस हम पास कर रहे हैं उसका प्रेशर हमने स्टैंडर्डाइज कर दिया कि 1 बार या 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए, और नीचे हमने जो सॉल्यूशन लिया है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन लिया है, उसका भी हमने कंसंट्रेशन जो है वो फिक्स कर दिया है, स्टैंडर्डाइज कर दिया है, दैट इज 1 मोलर होना चाहिए। ठीक है, तीसरा जो इसका टेम्परेचर है दैट शुड बी 298 केल्विन। ठीक है, जो वर्किंग टेम्परेचर हम रखते हैं दैट इज 298 केल्विन, या फिर हम कह सकते हैं कि 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। ठीक है, तो ये दो कंडीशन हुई कि हमारे पास अगर तो हम HCl जो सॉल्यूशन ले रहे हैं दैट शुड बी 1 मोलर,
एंड जो हम हाइड्रोजन गैस पास कर रहे हैं दैट शुड बी एट दी 1 बार प्रेशर और 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर होना चाहिए। और तीसरा, द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम शुड बी 298 केल्विन और 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इस तरह का जो इलेक्ट्रोड बनेगा उसे हम बोलते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, अब होता क्या है, अब ये इलेक्ट्रोड हम किसी भी दूसरे इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट करेंगे और वहां से हम ई सेल फाइंड आउट करेंगे। अब वो कैसे पता चलेगा, इस इलेक्ट्रोड का हमने जो पोटेंशियल है जिसको हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलेंगे दैट इज फिक्स्ड विच इज 0.0 वोल्ट। ठीक है, इसको हमने एज ए रेफरेंस माना हुआ है, इसलिए हमने इसका पोटेंशियल जो है वो 0 फिक्स किया हुआ है। क्लियर, हम मान के चल रहे हैं कि इसका पोटेंशियल जो है वो 0 है। ओके, सो अब क्या होगा कि इसको हम जब कनेक्ट करेंगे तो इस पे ऑक्सीडेशन भी हो सकती है, रिडक्शन भी हो सकती है। ठीक है, अब इस पे ऑक्सीडेशन होगी, रिडक्शन होगी, वो कैसे पता चलेगा हमें, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। अब हम बात करते हैं कि मान लेते हैं कि ये जो इलेक्ट्रोड है एज ए एनोड एक्ट कर रहा है, एज ए एनोड एक्ट कर रहा है। जब ये एनोड एक्ट करेगा तो हमें पता है कि एनोड पे क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है। तो ऑक्सीडेशन क्या होगी, इलेक्ट्रॉन का लूज होना। ठीक है, तो कौन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, अब यहाँ पे दो चीजें हैं हमारे पास, एक तो H पॉजिटिव आयंस जो कि सॉल्यूशन में, दूसरा जो हाइड्रोजन गैस हम पास कर रहे हैं वो हम यहाँ पे लेंगे। ठीक है, अब जो भी रिएक्शन होनी है वो होती है इलेक्ट्रोड के ऊपर। अब यहाँ पे हमारे पास एक तो नीचे सॉल्यूशन है, दूसरा क्या है, हाइड्रोजन गैस है। तो इलेक्ट्रोड क्या है यहाँ पे हमारे पास जो इलेक्ट्रोड है दैट इज दिस प्लैटिनम वायर और प्लैटिनम फॉयल। ठीक है, तो ये जो सरफेस है जो मैंने ग्रीन कलर में शो की हुई है, जो हमारे पास यहाँ पे प्लैटिनम का फॉयल है, दैट सरफेस एक्ट एज द रिएक्टिंग सरफेस। ठीक है, ऑक्सीडेशन होगी तो यहीं पे होगी, रिडक्शन होगी तो भी यहीं पे होगी। क्लियर, अब बात करें कि जब एनोड एक्ट करेगा तो ऑक्सीडेशन होगी, तो ऑक्सीडेशन किस चीज की होगी, तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, द प्रोसेस इन विच देयर इज अ स्पीशीज आर लूजिंग द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन का लूज होना है। तो इलेक्ट्रॉन कौन लूज करेगा यहाँ पे, हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोजन गैस। अब हाइड्रोजन आयन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन एटम के पास, वो ऑलरेडी लूज कर चुका है किसको, क्लोराइड को। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये तो इलेक्ट्रॉन लूज करने से रहा। तो इलेक्ट्रॉन कौन लूज करेगा, हाइड्रोजन गैस। तो जब ये एनोड एक्ट करेगा तो वहां पे हाइड्रोजन गैस जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगी, क्या बनाएगी वहां पे, हाइड्रोजन आयंस। ठीक है, और दो इलेक्ट्रॉन वहां पे लूज हो जाएंगे, बिकॉज यहाँ पे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में दो एटम्स हैं जो कि बॉन्ड किए हुए हैं। ठीक है, तो वहां पे इस तरीके से वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। और हम ये भी कह सकते हैं कि हाफ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस विल लूज द इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोड्यूस द H पॉजिटिव आयंस एंड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब ये कहां जाएंगे, अब जो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन गैस ने इस प्लैटिनम फॉयल के ऊपर लूज किए, वो प्लैटिनम फॉयल के ऊपर यहाँ पे इसके ऊपर स्टे करेंगे। ठीक है, जब तक ये दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं करते। ठीक है, जैसे इसको कनेक्ट करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, इस वायर से दूसरे इलेक्ट्रोड के ऊपर जहां पे वो कैथोड एक्ट कर रहा होगा वहां पे चले जाएंगे। ठीक है, और ये जो H आयन प्रोड्यूस होंगे, ये जो हमारे पास नीचे सॉल्यूशन है वहां पे चले जाएंगे। ठीक है ना, तो नीचे हमारे पास कह सकते हैं कि H आयन की कंसंट्रेशन बढ़नी शुरू हो जाएगी। क्लियर, तो जब H आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो हमारे पास यहाँ पे एक पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा। वो पोटेंशियल कुछ भी हो, हमने उसको 0 मान के चला। ठीक है, हमने उसको रेफरेंस लिया कि वो 0 है। ठीक है, बहुत कम पोटेंशियल वहां पे डेवलप हुआ, दैट इज 0, उसको मान लिया। क्लियर, अब ये तो बात थी अगर ये एनोड एक्ट करेगा। अब बात करते हैं कि अगर ये कैथोड एक्ट करता है, तो कैथोड क्या होता है, जहां पे रिडक्शन होती है ना। तो जब ये रिडक्शन होगी तो रिडक्शन किसकी होगी, वहां पे जिसने इलेक्ट्रॉन गेन करने हैं। तो इलेक्ट्रॉन कौन गेन करेगा, हाइड्रोजन आयन। ठीक है, तो हाइड्रोजन आयन जो कि सॉल्यूशन में पड़े हुए हैं वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे प्लैटिनम फॉयल से, बिकॉज जब ये कैथोड एक्ट कर रहा होगा तो कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन वहां पे एनोड एक्ट कर रहा होगा, तो वहां से जो इलेक्ट्रॉन आएंगे वो इस प्लैटिनम वायर से इस प्लैटिनम फॉयल के ऊपर आ जाएंगे। अब वो जो सॉल्यूशन में H आयंस पड़े हुए हैं वो यहां से इलेक्ट्रॉन लेंगे और हाइड्रोजन आयन जो है वो रिड्यूस हो जाएंगे। ठीक है ना, तो रिड्यूस होकर क्या बनाएंगे, वो H एटम्स बनाएंगे। अब दो हाइड्रोजन आयंस दो इलेक्ट्रॉन्स लेके दो हाइड्रोजन एटम बनाएंगे, और वो हाइड्रोजन एटम्स, क्योंकि एटम्स तो है अनस्टेबल होते हैं, तो वो हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। और जब वो हाइड्रोजन गैस बनेगी तो यहाँ से वो बबल के रूप में बाहर निकलती दिखाई देगी। ठीक है, यहाँ पे बबल निकलते हमें वहां पे दिखाई देंगे। ठीक है ना, तो ये तो है हमारे पास स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो इस तरीके से काम करता है। अब हम बात करेंगे कि किसी भी इलेक्ट्रोड का हमने पोटेंशियल कनेक्ट करना है बाय यूजिंग दिस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो कि हमारा रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। ठीक है, अगर हम कोई रेफरेंस साथ में अटैच करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि दूसरे इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कितना है। वो कैसे पता चलेगा, देखो लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि किसी भी सेल का जो पोटेंशियल है हम कैलकुलेट करते हैं बाय टेकिंग द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ राइट हैंड इलेक्ट्रोड मींस कैथोड, ओके, एंड द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ लेफ्ट हैंडेड इलेक्ट्रोड्स मींस एनोड। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, बी ई कैथोड माइनस ई एनोड। ओके, अब ई सेल कहां से पता लगेगी, जो हमने वहां पे वोल्ट मीटर अटैच किया। ठीक है ना, तो ई सेल हमें वोल्ट मीटर से मिल जाएगी और
एक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल हमारे पास हाइड्रोजन का है, अगर वो एनोड एक्ट करता है तो हम कैथोड का निकाल सकते हैं, अगर ये कैथोड एक्ट करता है तो हम एनोड का पोटेंशियल निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम, सपोज हमने जिंक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो जिंक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, तो जिंक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब हमारे पास क्या है, एक बीकर है, ठीक है। उस बीकर में हम क्या करेंगे, 1 मोलर जिंक सल्फेट सॉल्यूशन लेंगे, ठीक है। 1 मोलर जिंक सल्फेट सॉल्यूशन लेंगे, तो उसका टेम्परेचर भी हम 298 केल्विन मींस 25 डिग्री सेल्सियस जो है वो स्टैंडर्डाइज करेंगे, फिक्स करेंगे, ठीक है, कांस्टेंट रखेंगे, सो दैट कि ये भी एक हमारे पास स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बन जाए। अब इस सॉल्यूशन में हम क्या डालेंगे, एक मेटल का रोड, वो मेटल कौन सा होगा, जिंक का मेटल होगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे जिंक का मेटल डाल दिया, तो दिस इज जिंक मेटल, ओके। और ये जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है, मींस द जिंक रॉड इज इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद द जिंक आयंस हुज कंसंट्रेशन इज 1 मोलर, ठीक है। तो 1 मोलर जिंक आयन की कंसंट्रेशन है, 298 केल्विन टेम्परेचर है, जिसमें हमने जिंक रॉड डाली हुई है। अब यहाँ पे क्या होगा, या तो ये एनोड एक्ट करेगा या कैथोड एक्ट करेगा, ठीक है। तो अगर ये एनोड एक्ट करता है तो इस पे ऑक्सीडेशन होगी, अगर ये कैथोड एक्ट करता है तो यहाँ पे रिडक्शन होगी। अब बात ये आती है कि पता कैसे चलेगा, मैं जैसे मैंने पहले भी बात की थी कि हमें कैसे पता चलेगा कि जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है वो एनोड एक्ट कर रहा है या कैथोड एक्ट कर रहा है, या जिंक इलेक्ट्रोड जो है वो एनोड एक्ट करेगा या कैथोड एक्ट करेगा। देखो अब हमने क्या करना है, इन दोनों इलेक्ट्रोड को एक साथ कनेक्ट करना है ना। तो एक साथ कैसे कनेक्ट करेंगे हम, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, ओके। यहाँ पे हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। सो ये हमारा हो गया आउटर जो ट्यूब है, और इसके अंदर हमारे पास एक ग्लास रोड है जिसमें हमने प्लैटिनम वायर डाली हुई है, और नीचे हमारे पास क्या है, प्लैटिनम फॉयल है, और यहाँ पे हमने 1 मोलर HCl सॉल्यूशन लिया हुआ है। सो दिस इज 1 मोलर HCl सॉल्यूशन, और यहां से हम 1 बार प्रेशर पे हाइड्रोजन गैस पास कर रहे हैं कॉन्स्टेंटली, ठीक है। और इन दोनों को हम कनेक्ट करते हैं आउटर सर्किट से थ्रू कॉपर वायर या एनी कोई वायर, इंसुलेटेड वायर जो होती है, और इस पे हम डालते हैं साल्ट ब्रिज, ठीक है। तो साल्ट ब्रिज हमने यहां डाल दिया, ओके। और अब कैसे पता चलेगा कि कौन सा एनोड है कौन सा कैथोड है। अब यहाँ पे तो हम देखने को लगता है कि हमने जिंक को लेफ्ट साइड पर रखा तो यहाँ पे एनोड है, बट जरूरी नहीं है कि हर इलेक्ट्रोड अगर मैं यहाँ पे लेफ्ट साइड पर रखूं तो वहां पे क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी, वो एनोड एक्ट करेगा। ये कैसे पता चलेगा, जब भी हमने कभी किसी भी 2 इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट करना है, अगर वो सही कनेक्शन में है, वो कैसे पता चलेगा। देखो हमारे पास होता है एक वोल्ट मीटर, एक वोल्ट मीटर होता है, ठीक है। उसका एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है, ठीक है। एक पॉजिटिव टर्मिनल है, एक नेगेटिव टर्मिनल है। अगर हम दोनों इलेक्ट्रोड को इस वोल्ट मीटर के साथ कनेक्ट करते हैं और इस वोल्ट मीटर में एक डिफ्लेक्शन आती है, ठीक है, तो मींस हमारे कनेक्शन जो है बिल्कुल सही है। मतलब कहने का मतलब है कि अगर जो नेगेटिव टर्मिनल है वो अगर एनोड के साथ कनेक्ट होगा और पॉजिटिव टर्मिनल कैथोड के साथ कनेक्ट होगा तो इस वोल्ट मीटर में डिफ्लेक्शन आएगी। वो क्यों, बिकॉज हमने पढ़ा हुआ है कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स होते हैं उसमें जो एनोड होता है, एनोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, और कैथोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। इसलिए जब हम वोल्ट मीटर कनेक्ट करेंगे तो उसका नेगेटिव टर्मिनल अगर एनोड के साथ कनेक्ट हुआ, मींस जिसके साथ भी हम कनेक्ट कर रहे हैं, अगर वो नेगेटिव टर्मिनल हुआ, हमें नहीं पता, वो कैसे पता चलेगा कि जब हमने इन दोनों के कनेक्शन कर दिए, सपोज कर लेते हैं हम नेगेटिव टर्मिनल हाइड्रोजन का कनेक्ट कर देते हैं और पॉजिटिव टर्मिनल जो है हम जिंक के साथ कनेक्ट कर देते हैं, तो क्या वहां पे डिफ्लेक्शन आएगी या नहीं आएगी। अगर तो डिफ्लेक्शन आती है तो मींस हमारे जो कनेक्शन है बिल्कुल सही है, तो मींस हमने जो पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट किया था जिंक के साथ, तो वहां पे जिंक पे क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है ना। और जो नेगेटिव टर्मिनल हमने कनेक्ट किया था हाइड्रोजन के साथ, तो वहां पे मींस ऑक्सीडेशन हो रही है, ठीक है, तो मींस वो एनोड एक्ट कर रहा है। बट अगर डिफ्लेक्शन नहीं आती है, अगर सपोज हमने इसको कनेक्ट किया हाइड्रोजन के साथ और इसको कनेक्ट किया हमने जिंक के साथ, तो अगर डिफ्लेक्शन नहीं आती है, मींस यहाँ पे जो सुई है वो नहीं हिल रही है, जो नीडल है वो नहीं हिल रही है, तो मींस हमारी कनेक्शन जो है वो रॉन्ग है, ठीक है। तो मींस क्या होगा कि जो हमने जिंक के साथ कनेक्ट किया है वहां पे डिफ्लेक्शन नहीं आ रही है, तो मींस वहां पे जिंक क्या है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस नेगेटिव टर्मिनल को जिंक के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा और इस पॉजिटिव टर्मिनल को हमें हाइड्रोजन के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। और होता भी यही है कि जब हम वोल्ट मीटर कनेक्ट करते हैं तो वोल्ट मीटर कनेक्ट करने पे अगर तो हम वोल्ट मीटर का नेगेटिव टर्मिनल जो है वो जिंक के साथ कनेक्ट करते हैं और पॉजिटिव टर्मिनल को हम हाइड्रोजन के साथ कनेक्ट करते हैं, तब जाके इस वोल्ट मीटर में कुछ डिफ्लेक्शन आती है, ठीक है। तो मींस हमारे जो कनेक्शन है बिल्कुल सही है, और जो हमने यहाँ पे रखा है एनोड को लेफ्ट साइड पे, जिंक इलेक्ट्रोड को लेफ्ट साइड पे रखा हुआ है, तो मींस वहां पे जो जिंक है वो एज ए एनोड एक्ट कर रहा है और जो हाइड्रोजन है वो एज ए कैथोड एक्ट कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें मिलेगा ई सेल। क्या मिलेगा, ई सेल। क्यों, क्योंकि
इन दोनों का पोटेंशियल में कोई ना कोई डिफरेंस है, जिसकी वजह से हमारे पास यहाँ पे सेल का पोटेंशियल आएगा, है ना। तो इस पहले हम बात करते हैं इसकी रिप्रेजेंटेशन। अब हम, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे जिंक में क्या हो रही है, ऑक्सीजन हो रही है, और हाइड्रोजन में क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। तो पहले लिखते हैं इनकी रिएक्शंस, फिर हम लिखेंगे इनकी रिप्रेजेंटेशन, फिर हम कैलकुलेट करेंगे इस जिंक इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड पोटेंशियल। अब क्योंकि दोनों ही इलेक्ट्रोड जो है स्टैंडर्ड कंडीशन पे काम कर रहे हैं, 1 मोलर HCl है, 298 केल्विन टेम्परेचर है, 1 बार प्रेशर पे हम हाइड्रोजन पास कर रहे हैं, और दूसरी साइड पे भी हमारे पास क्या है, 1 मोलर जिंक सल्फेट सॉल्यूशन है, ठीक है, और 298 केल्विन पे उसका टेम्परेचर है। तो वहां पे क्या क्या रिएक्शन होने वाली है, एनोड पे, क्योंकि अब यहाँ पे एनोड क्या है, जिंक है, तो वहां पे क्या होने वाला है कि जो जिंक मेटल है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ठीक है। तो वहां पे जिंक आयन बनेंगे और 2 इलेक्ट्रॉन्स जो कि इस रॉड पे रहेंगे, और जिंक आयन जो है वो सॉल्यूशन में चले जाएंगे, ठीक है ना। इस रॉड में जो जिंक एटम्स हैं वो क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं इस रॉड को, और जिंक आयन जो है वो सॉल्यूशन में जा रहे हैं। अब वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो थ्रू आउटर सर्किट कहां जाएंगे, हाइड्रोजन के पास, ठीक है ना, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के पास जाएंगे। वहां पे जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, उसमें जो हाइड्रोजन आयंस है सॉल्यूशन में, वो क्या करेंगे, वो 2 इलेक्ट्रॉन जो जिंक ने लूज किए वो गेन करेंगे, और वहां पे हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा, ठीक है ना। तो ये नेट रिएक्शन होगा। अगर हम इसको कंबाइन कर दें तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के साथ इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे। सो मींस जिंक सॉलिड प्लस 2H पॉजिटिव आयंस इन द एक्वस सॉल्यूशन, दे आर फॉर्मिंग द जिंक 2 पॉजिटिव आयंस एक्वस, क्योंकि वो एक्वस में जा रहे हैं, और वहां पे हाइड्रोजन गैस जो है वो लिबरेट हो रही है, ठीक है। तो दिस इज द सेल रिएक्शन। अब रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं। अब क्योंकि जिंक जो है एज एनोड है, तो पहले हम एनोड लिखेंगे, फिर साल्ट ब्रिज लिखेंगे, फिर हम कैथोड रिएक्शन लिखेंगे। तो क्या हो रहा है कि जिंक जो है सॉलिड, फिर हम लिखते हैं जिंक 2 पॉजिटिव आयंस एक्वस। अब इसकी कंसिस्टेंसी में पता है तो हम लिख सकते हैं 1 मोलर, देन साल्ट ब्रिज, उसके बाद बारी आती है कैथोड की। तो कैथोड की क्या हो रही है, रिडक्शन। तो जिस टर्म में रिडक्शन हो रही है उसी टर्म में हम लिखेंगे। तो क्या हो रहा है कि H पॉजिटिव आयंस जो कि 1 मोलर सॉल्यूशन में पड़े हुए हैं, दे आर गेनिंग द इलेक्ट्रॉन एंड दे आर चेंजिंग टू द हाइड्रोजन गैस, और साथ में हम लिखेंगे प्लैटिनम, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोड जो है वो प्लैटिनम एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये रही हमारी सेल की रिप्रेजेंटेशन, ओके। अब क्या इसकी ई सेल आएगी, ठीक है। अब इसमें हमने जिंक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे जो ई सेल हमें मिल रही है वो मिलेगी हमें ई नॉट सेल। क्यों, वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होगा इस सेल का, क्योंकि दोनों ही इलेक्ट्रोड जो है वो स्टैंडर्ड कंडीशन पे काम कर रहे हैं। सो जैसा कि हमारे पास फॉर्मूला है कि ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड, ठीक है। ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। और जब हम इन दोनों इलेक्ट्रोड को कनेक्ट करते हैं तो यहां पे जो हमें पोटेंशियल देखने को मिलता है ई सेल, दैट कम्स आउट टू बी 0.76 वोल्ट, ठीक है। क्योंकि पॉजिटिव पोटेंशियल आएगा तभी सेल काम करेगा, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल है दैट इज 0.76 वोल्ट। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास यहाँ पे पोटेंशियल है दैट इज 0.76 वोल्ट, विच इज इक्वल टू ई कैथोड। अब कैथोड क्या है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो उसका पोटेंशियल कितना होता है, 0 वोल्ट। सो 0.0 माइनस ई नॉट, क्या लिखेंगे हम, जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल, तो हम इसको रिडक्शन के टर्म में लिखेंगे, ठीक है। एक बात ध्यान रखनी है, जब भी हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखने हैं, चाहे वो सेल का पोटेंशियल है, चाहे वो हमारे पास एनोड या कैथोड का है, वो हमने इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल लिखने हैं, ठीक है। क्योंकि ये रिडक्शन पोटेंशियल का डिफरेंस ही हमें ई सेल देता है। अब यहाँ पे क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रही है, बट इसका जो पोटेंशियल मिलेगा वो क्या मिलेगा, इसका रिडक्शन पोटेंशियल मिलेगा, ठीक है। तो यहां से हमें क्या मिला कि जो ई नॉट है, जिंक 2 पॉजिटिव, zinc means the reduction potential of standard reduction potential of zinc electrode that is equal to minus 0.76 वोल्ट, ठीक है। अगर जिंक इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल जो स्टैंडर्ड है वो माइनस 0.76 वोल्ट है, तो मींस द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड इज वेरी वेरी लेस, ठीक है। तो ये पोटेंशियल जो है बहुत लेस है, मींस हाइड्रोजन से भी लेस है, हाइड्रोजन का 0 है उससे भी नीचे है, ठीक है। तो हमने शुरू में बात की थी कि जिस भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल ज्यादा होगा उसकी रिडक्शन होगी, और जिसका पोटेंशियल कम होगा उसकी ऑक्सीडेशन होगी, ठीक है। तो अगर बात करते हैं कि इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा, तो वो प्लस 0.76 वोल्ट होगा, क्लियर। तो ये बात रही, इस तरीके से हम किसी भी इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड पोटेंशियल जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरीके से हम अब कैलकुलेट करेंगे कि कॉपर इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कितना होता है, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। बिल्कुल सेम उसी तरीके से हम क्या करेंगे, कैथोड और एनोड, एक साइड पे हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, दूसरी साइड पे हम क्या करते हैं, कॉपर इलेक्ट्रोड कनेक्ट करते हैं। और जब हम वोल्ट मीटर अटैच करते हैं हाइड्रोजन और कॉपर इलेक्ट्रोड के साथ, ठीक है, तो
जब हम बिल्कुल सेम उस तरीके से जैसे मैंने जिंक में किया था कि अगर हम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वोल्ट मीटर कनेक्ट करते हैं हाइड्रोजन के साथ और नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट करते हैं कॉपर के साथ, तो वहां पे कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं आती है। मींस जो वोल्ट मीटर है उसका पॉजिटिव टर्मिनल अगर हाइड्रोजन को अटैच करते हैं और नेगेटिव टर्मिनल कॉपर को अटैच करते हैं तो इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं आती, तो मींस हमारी कनेक्शन जो है वो रॉन्ग है। तो हमें क्या कनेक्ट करना होगा, कॉपर को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ और हाइड्रोजन को नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करना होगा। ठीक है, तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि कॉपर जो इलेक्ट्रोड है वो क्या काम कर रहा है, एज ए कैथोड एक्ट कर रहा है। वो क्या एक्ट कर रहा है, एज ए कैथोड एक्ट कर रहा है। तो हमने ये कॉपर रोड को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे हम एक बीकर में कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ले लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास है 1 मोलर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। सो दिस इज 1 मोलर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन और ये हमारा जो है दैट इज कॉपर रॉड है। तो ये हमारा एक इलेक्ट्रोड बन गया, दैट इज नोन एज कैथोड। अब इसी के साथ हम कनेक्ट करेंगे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो यहां पे हमने डाल दिया साल्ट ब्रिज। ओके, इस साल्ट ब्रिज में हम कोई भी इलेक्ट्रोलाइट ले सकते हैं इन जेलेटिन और अगर ठीक है, जैसे हमने शुरू में बात की थी, हम KCl सैचुरेटेड सॉल्यूशन KCl, पोटेशियम नाइट्रेट और अमोनियम नाइट्रेट कोई भी ले सकते हैं। ठीक है, और यहां पे हमने डाल दिया 1 मोलर हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन। वी हैव 1 मोलर हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन और यहाँ पे हमने एक ट्यूब ली है जिसमें हम हाइड्रोजन गैस पास करते हैं। ठीक है, और उस ट्यूब के अंदर हम एक ग्लास रोड में प्लैटिनम वायर को फिक्स करके इसके अंदर टिप करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये प्लैटिनम वायर है जिसके नीचे क्या लगा हुआ है, प्लैटिनम फॉयल लगा हुआ है। ठीक है, उसके ऊपर प्लैटिनम की कोटिंग की हुई है और इसको भी हम कनेक्ट कर देते हैं इस वोल्टमीटर के नेगेटिव के साथ। अब क्योंकि ये एनोड एक्ट कर रहा है तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज रहेगा और ये कैथोड एक्ट कर रहा है तो इसके ऊपर क्या रहेगा, पॉजिटिव चार्ज रहेगा। ठीक है, और हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है वो कहां से कहां होता है, फ्रॉम एनोड टू कैथोड। पिछले इलेक्ट्रोड में जो हमने दिखाया था कि जो जिंक इलेक्ट्रोड है तो वहां से जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो रहेगा वो फ्रॉम जिंक टू हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड रहेगा और इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या करता है, करंट फ्लो करता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन से जिंक की तरफ इलेक्ट्रॉन करंट फ्लो करेगा। ठीक है ना, सिमिलरली अब बात कर रहे हैं इसकी, तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से क्या जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे और कॉपर इलेक्ट्रोड से हाइड्रोजन की तरफ क्या करेगा, करंट फ्लो करेगा। ठीक है जी, अब यहां पे हमने हाइड्रोजन गैस पास की है 1 बार प्रेशर पे। ठीक है जी, अब इसमें क्या रिएक्शन होने वाली है, अब क्योंकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यहां पे क्या कर रहा है, एनोड, तो एनोड पे क्या रिएक्शन होती है, एनोड पे क्या रिएक्शन होती है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आप कौन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस इट विल लूज द इलेक्ट्रॉन एंड इट विल फॉर्म 2 H पॉजिटिव आयंस एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां से मूव करके कहां जाएंगे, कॉपर के पास। कॉपर क्या एक्ट कर रहा है, कैथोड, तो वहां पे क्या होनी है, रिडक्शन। तो रिडक्शन में क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब कौन गेन करेगा, यहाँ पे जो कॉपर आयंस पड़े हुए हैं। अब कॉपर जो सॉलिड है वो इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेगा, उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन आएंगे और कॉपर आयन फ्रॉम द सॉल्यूशन दे विल गो टुवर्ड दिस इलेक्ट्रोड एंड दे पिक अप द इलेक्ट्रॉन्स एंड दे विल गेट रिड्यूस्ड। ठीक है, तो कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस फ्रॉम दिस सॉल्यूशन they will gain the electron from the copper rod and they will change into the copper solid and copper जो है वो इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये रिएक्शन रही। अब नेट रिएक्शन जो सेल की रिएक्शन है वो क्या है, दैट इज कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस एक्वस प्लस हाइड्रोजन गैस, दे आर फॉर्मिंग द 2 H पॉजिटिव आयन एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे हो रही है। ओके, अब रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं। बिल्कुल उल्टा इसकी रिप्रेजेंटेशन रहेगी, पहले हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लिखेंगे फिर हम कॉपर इलेक्ट्रोड लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे इसमें, सबसे पहले क्या हो रहा है, हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन। तो क्या लिखेंगे, प्लैटिनम। ठीक है, हाइड्रोजन गैस, देन दे आर प्रोड्यूसिंग दी H पॉजिटिव आयंस और इनकी कंसंट्रेशन क्या है 1 मोलर, फिर साल्ट ब्रिज, उसके बाद कॉपर इलेक्ट्रोड। कॉपर पे क्या हो रही है, रिडक्शन। तो पहले हम क्या लिखेंगे, आयंस। ठीक है, कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस, उनकी कंसंट्रेशन क्या है 1 मोलर, फिर कॉपर सॉलिड। ठीक है, सो दिस इज द कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेल। अब बात आती है E नॉट सेल का जो फॉर्मूला है वो हमें लिखना है। तो इस वोल्ट मीटर से हमें क्या पता चलेगा, इस पूरे सेल का पोटेंशियल जो होगा E नॉट सेल। ठीक है, और जब हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को कॉपर इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट करते हैं और स्टैंडर्ड कंडीशन मेंटेन करते हैं तो हमें जो E सेल है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलती है, दैट इज 0.34 वोल्ट। ठीक है, 0.34 वोल्ट मींस जो डिफ्लेक्शन आती है वो 0.34 वोल्ट पे जाके रुक जाती है। तो मींस जो E नॉट सेल which is equal to E naught of cathode minus E naught of
एनोड, ठीक है। तो ई नॉट सेल जो है दैट इज 0.34 वोल्ट और ई नॉट कैथोड ये हमने निकालना है, मींस द पोटेंशियल, द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड वो हमें कैलकुलेट करना है, -0.00 वोल्ट जो कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल है, ठीक है। तो यहां से हमारे पास जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है कॉपर इलेक्ट्रोड का वो कितना मिलता है, 0.34 वोल्ट, ठीक है। तो इस तरीके से हम किसी भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल जो है वो निकाल सकते हैं अगर हम उसको किसी स्टैंडर्ड रेफरेंस इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट करें। बहुत सारे स्टैंडर्ड रेफरेंस इलेक्ट्रोड्स हैं हमारे पास, यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है। उसके साथ कनेक्ट करके हम उनका पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे हैं, ओके। तो ये पोटेंशियल जो आया ये आया कॉपर का। अब देख सकते हैं कि कॉपर का जो पोटेंशियल है वो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से ज्यादा है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का क्या है, 0 है, कॉपर का क्या है, पॉजिटिव में है, जिंक का क्या था, नेगेटिव में आ रहा था। मींस जो कॉपर है उसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, ज्यादा है। इसीलिए जब हम कॉपर इलेक्ट्रोड को जिंक इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट करते हैं तो कॉपर वहां पे एज ए कैथोड एक्ट करता है क्योंकि वहां पे रिडक्शन होती है, और जिंक इलेक्ट्रोड जो है वो एनोड एक्ट करता है और वहां पे ऑक्सीडेशन होती है, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि कॉपर इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल जो है पॉजिटिव है और जिंक का क्या है, नेगेटिव है। जिसका पोटेंशियल ज्यादा होगा उसकी रिडक्शन होगी, जिसका पोटेंशियल कम होगा उसकी ऑक्सीडेशन होगी, क्लियर। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसी भी इलेक्ट्रोड का कैलकुलेट करना सीखा है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है मैं हल्का सा यहाँ पे थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे देता हूँ, डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को आपने लोअर क्लासेस में एज ए एक्टिविटी सीरीज के नाम से पढ़ा होगा, ठीक है। तो उसमें हमें पता चलता है कि कौन सी मेटल जो है वो ज्यादा एक्टिव है, कौन सी मेटल जो है वो कम एक्टिव है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है, एक सीरीज है जिसमें हमने डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रोड्स को, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड्स को हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट करके उनके पोटेंशियल निकाले इस तरीके से जैसे हमने जिंक का और अभी कॉपर का निकाला है, ठीक है। उनको निकाल के हमने विद अ डिक्रीजिंग ऑर्डर, मींस विद अ डिक्रीजिंग वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमने उनको एक सीरीज में सेट किया है। और वो जो एक हमारे पास लिस्ट बन के आती है, एक जो टेबल बन के आता है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। उसमें जो एक इलेक्ट्रोड सबसे टॉप पे होगा जिसका पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा, ठीक है, वो इलेक्ट्रोड वो होगा जिसकी कभी ऑक्सीजन हो ही नहीं सकती है, मींस वो हमेशा एज ए रिडक्शन इलेक्ट्रोड यूज होगा, एज ए कैथोड ही काम करेगा, ठीक है। क्योंकि उससे ज्यादा पोटेंशियल किसी का है ही नहीं, ठीक है, उससे कम पोटेंशियल है। और जब भी हम किसी लोअर वाले पोटेंशियल को उस इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट करेंगे तो वो हमेशा कैथोड ही एक्ट करेगा, ठीक है। वो देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में कि वो इलेक्ट्रोड कौन सा है। और इसी तरह से ही जो सबसे नीचे इलेक्ट्रोड पड़ा होगा, जो उस सीरीज में सबसे नीचे आएगा, मींस जिसका सबसे नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल होगा, तो मींस उसकी कभी रिडक्शन हो ही नहीं सकती है, ठीक है। क्योंकि जब भी हम उसको कनेक्ट करेंगे वो इलेक्ट्रोड हमेशा एनोड ही एक्ट करेगा, क्योंकि बाकी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल उससे ज्यादा है, और जिसका पोटेंशियल ज्यादा होता है उसकी हमेशा रिडक्शन होती है, जिसका पोटेंशियल कम होता है उसकी ऑक्सीडेशन होती है। और जो इलेक्ट्रोड उस सीरीज में सबसे नीचे है, मींस उसका सबसे लीस्ट पोटेंशियल है रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है, उसका सबसे नेगेटिव पोटेंशियल है। तो हमेशा वो जब भी किसी से कनेक्ट होगा वो हमेशा एनोड ही एक्ट करेगा, ठीक है। तो उस सीरीज में कौन कौन से एलिमेंट्स हमें गिवन गए हैं वो हम सारे देखेंगे, उसको लर्न करने का तरीका भी सीखेंगे, कोई शॉर्टकट मेथड भी हम आपको बताएंगे कि उसको हम कैसे याद कर सकते हैं, ठीक है। और फिर हम उसकी एप्लीकेशन भी स्टडी करेंगे कि वो कहां कहां काम आती है, उस सीरीज से हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल सकती है, हम कैसे उसको यूज कर सकते हैं हमारी डेली लाइफ में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।